बहुत सारी थ्योरी करी, उन्हीं थ्योरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज हम करेंगे थॉमसन की प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैंपलिंग थ्योरी ऑफ थॉमसन ने सैंपल की बात की थी, सैंपल, ठीक है, और ये थ्योरी दी थी 1916 में। किसी भी काम को हम करते हैं तो सभी एबिलिटी का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर एक नई एबिलिटी बना देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सैंपलिंग थ्योरी, जो कि हमारी दी थी किसने, थॉमसन ने। इतना ही करना बहुत है। फिर बर्ट और वर्णन इन्होंने दी थी हायरार्किकल थ्योरी यानी पदानुक्रमित सिद्धांत। हायरार्की यानी एक ये है, एक ये है, हायरार्की, ये ऊपर, उससे ऊपर, इस तरीके की बात। इन्होंने कहा कि जी फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर, वो सबसे ऊपर होता है, और फिर दो चीजों में बढ़ जाता है, वो वीईडी में और केएमसी में। वीईडी होता है वी से यानी वर्बल यानी बातों की बात, ठीक है। ईडी होता है आपका एजुकेशनल या फिर न्यूमेरिकल यानी कि जो हमारे अंकों से संबंधित है। केएमसी में आ गया क्या, केएमसी कोरोनिमल कॉलेज नहीं है, केएमसी में आ गया मैकेनिकल यानी कि जो आप जैसे गाड़ी के अंदर खोलते हैं, जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल, मैनुअल, एम ये है, और व्यवहारिक स्पेशल ये इसके अंदर आता है। भाई देखिए, हमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारी सैंपलिंग थ्योरी किसने दी थी, वो थॉमसन ने दी थी, ठीक है। बर्ट और वर्णन ये दो जने थे, इन्होंने मिलकर आपकी बुद्धि की हायरार्किकल यानी पदानुक्रमित सिद्धांत दिया। इतना काफी रहेगा, इतना ज्यादा डिटेल में मैंने बस आपको समझाने के लिए कर दिया। और ये भी डी ट्रिपल इंटेलिजेंस 3D मॉडल यानी इसके 3 आयाम हैं, ठीक है। अब ये 3 आयाम कौन से हैं, तो ये 3 आयाम है आपके ओसीपी। ओसीपी, ओ का मतलब है आपका ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं, सी का मतलब है कंटेंट्स यानी कि विषय वस्तु, और पी का मतलब है कि प्रोडक्ट्स यानी कि जो हमारे तत्व निकल कर आते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि जो हमारे ऑपरेशंस थे वो 5 थे, कंटेंट भी 4 थे और प्रोडक्ट भी 6 थे। अब प्रोडक्ट तो 6 के 6 यूं ही रहे, कंटेंट 4 से बढ़कर 5 हो गए, ऑपरेशन भी 5 से बढ़कर 6 हो गए। तो पहले जब ये थ्योरी आई तो भाई हमारा क्या था, हमारे 120 फैक्टर्स थे, क्योंकि 5 होगा 20, 20 को 6 से करेंगे तो 120, ठीक। मगर जब हमारा एक और ऑपरेशन बढ़ गया, एक और कंटेंट बढ़ गया, तो 6 5 × 6 तो टोटल 180। अरे आप वो हाथ में घुमाने वाला होता है ना, जिसमें एक जैसे रंग के बना लेते हैं, ऐसे ही कह रहा है कि बुद्धि जो है वो इस तरीके की है, दिमाग के अंदर जो बुद्धि है वो ऐसी है, ठीक है। ऑपरेशंस यानी जो हम संक्रियाएं करते हैं, किन के ऊपर करते हैं और उसे निकल कर क्या आता है, वो होते हैं प्रोडक्ट्स, ट्यूब की तरह, ठीक। मगर देखिए इसमें अलग अलग है, 6 5 6 है, 6 6 का एक ट्यूब नहीं है, ट्यूब में तो आपकी लगभग सारी डायमेंशन सेम होती है ना, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। और रूब्रिक कह सकते हैं आप, ठीक, रूब्रिक क्यूब कह रहे हैं, मगर वो क्यूब तो फिर सारी भुजाएं बराबर होंगी, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो 6 5 6 है, तो रूब्रिक क्यूब की वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे पहले कंटेंट क्या होता है, इकाई, यूनिट, वर्ग, क्लासेस, 3 संबंध, रिलेशन, 4 प्रणाली, 5 रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन और 6 निहित अर्थ या इंप्लीकेशन, ठीक। ये हो गए हमारे कंटेंट जिस पे काम होगा। कंटेंट पे क्या करेंगे हम, ऑपरेशंस, काम करेंगे। काम क्या क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कॉग्निशन, संज्ञान, ठीक। फिर जो स्मृति थी उसको 2 भागों में बांटे, एक तो याद रखना और एक अभिलेख यानी रिकॉर्ड यानी दर्ज करना। इसके बाद आ गया डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यानी अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मकता यानी बहुत सारे जवाब। फिर आ गया आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी बुद्धि, एक जवाब, ठीक है, अभिसारी चिंतन। इसके बाद आ गया मूल्यांकन, और जो हमारी क्या होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है। कंटेंट हमारा क्या क्या था, भाई हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सबसे एंड में निकल कर आते हैं। कंटेंट जिस पर हम काम करते हैं वो होता है दिखने वाला सामान, सुनने वाला सामान, सिंबॉलिक, आपका सिमेंटिक अर्थ वाला और व्यवहार वाला। एक और बात सिंपल तरीके से समझाती हूं, देखो हमें याद रखना है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का 3 आयामी, 3T आयामी। ये किसने दिया, क्वेश्चन के आंसर बोलते रहो, मैं तुम्हें समझाती रहूंगी, आंसर लिखने स्टार्ट करो, ठीक है। किसने दिया, भैया गिलफर्ड ने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद कंटेंट और प्रोडक्ट। कंटेंट होता है भाई सामान जिस पे काम करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ऑपरेशंस, प्रक्रियाएं, और निकल कर क्या आएंगे, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। अब सामान पर क्रिया करेंगे ना, सामान क्या क्या हो सकता है, देखने वाला, सुनने वाला, ठीक है, निशान है, सिंबल है, या फिर आपका अर्थ वाला, या फिर आपका व्यवहार में जो है, ठीक है। उस पर हम काम क्या क्या करेंगे, काम करना क्या होता है हमारा, ये तो थे हमारे कंटेंट। कंटेंट पे हम क्या करेंगे भाई, ऑपरेशन, काम क्या क्या करेंगे, संज्ञान, चीजें याद करेंगे, दर्ज करेंगे, अब सारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। और निकल कर क्या आएगा, वो आएंगे प्रोडक्ट यानी एक इकाई, एक वर्ग, एक संबंध, एक प्रणाली, एक रूपांतर, किसी चीज का मतलब ये निकल कर आएगा। अब ये देखिए फैक्ट्स हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा, नाम को और बार-बार लिखकर ही ये दिमाग में याद होंगे, ठीक है। डी ट्रिपल भी नहीं आ सकता है, हालांकि सीटेट पे उसने कहा कि भाई नाजी बुद्धि 2 तरीके की होती है, एक होती है ठोस बुद्धि और एक होती है हमारी तरल बुद्धि। ठोस बुद्धि उसने कहा कि भाई हमारी अनुभव या प्रशिक्षण के आधार पर जब हम समस्या का समाधान करते हैं उस पर होती है, ठीक है। फ्लूइड बुद्धि उसके अनुसार होती है तर्क के आधार पर जो हम समस्या समाधान करते हैं। तो क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात जो की है वो पेमेंट का टैलेंट की है, ठीक। अब अगर हम आगे चले, हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, ये वर्ड भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कल्चर, संस्कृति का प्रभाव बुद्धि पर। बायगॉस की संस्कृति के प्रभाव को देखते हैं बुद्धि के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस है जो कि एडवांस कंट्री के लोगों में मिलती है, ठीक है। वो ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, विश्लेषण करते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, और इस तरीके से वो कुछ उपलब्धि पाना चाहते हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा नहीं करना, ये हल्की हल्की चीजें हमको सुन लीजिए बस। एक और वर्ड है इंटीग्रल इंटेलिजेंस, ये श्रीवास्तव और मिश्रा ने 2007 में दी। अब ये दोनों भारतीय हैं इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। 16 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी रेमंड कटेल ने दिए थे, और पर्सनैलिटी हमारा नहीं आता सीटेट में, तो मैं यहाँ नहीं कर। तो इंटीग्रल इंटेलिजेंस की हम बात करें, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इंटेलिजेंस का, जो इनकॉर्पोरेट और इंटीग्रेट करता है संज्ञानात्मक और नॉन संज्ञानात्मक तरीकों को। इंटीग्रल इंटेलिजेंस में क्या आएगा कि हम संज्ञानात्मक रूप से कितने दक्ष हैं, भाई दिमाग से हम कितने दक्ष हैं, सोशल रूप से यानी सामाजिक रूप से हम कितने दक्ष हैं, कि हम कैसे परिस्थितियों में अपने आप को सामाजिक रूप से कैसे पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा इमोशनल यानी हम भावात्मक दक्षता की बात हुई, और इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। तो इन्होंने 4 चीजों को बताया, थोड़ा नया नया सा है तो हमें आना चाहिए। श्रीवास्तव और मिश्रा संज्ञानात्मक रूप से दक्ष हो क्या, सामाजिक लोगों के साथ दक्ष हो क्या, भावात्मक रूप से दक्ष हो क्या, और एंटरप्रेन्योरल की और लोगों को मैनेज वगैरह करना, ठीक है, और खुद आप कैसे काम कर रहे हैं संस्था में, उसमें कितने दक्ष हो क्या। इसके अंदर आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, ये इंटीग्रल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद आ गया हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। 1985 में किताब लिखी डेनियल कोलमैन ने, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये हमारा इंटेलिजेंस बुद्धि लब्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इमोशनल क्वेश्चन की बात की गई, इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा वो है, देखिए एक होती है बुद्धि, बुद्धि लब्धि नापी जाती है IQ से। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि कैसे वो अपने भावों को मैनेज करता है, दूसरों के भावों को समझता है, सुसाइड वगैरह जैसे इन नेगेटिव चीजों में नहीं पड़ता, ठीक है। तो इमोशनली मैनेज करना, नंबर लाना अलग बात है, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होता है कि क्या उसकी ताकतें हैं, क्या खामी है, खुद के व्यवहार को रेगुलेट करता है, ठीक है। स्व को अभिप्रेरित करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा कि अगर उसका मन नहीं है क्लास लेने का तो वो सोचता है कि नहीं बच्चों के लिए करना है, तो अपने को उस तरीके से रेगुलेट कर लेता है। सामाजिक कौशल होते हैं, एम्पैथी, खुद को दूसरे की जगह रखकर देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। अरे मैं बिल्कुल एक आ गया, तो इसके अंदर क्या है, एक तो खुद के बारे में सारा जानना, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होगा भाई, खुद को दूसरे की जगह रखकर देख पा रहा है, ठीक है, सामाजिक कौशलों में बढ़िया है, ठीक है।
वी कैन इंक्रीज ईक्यू, यानी हम इमोशनल क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं समय और प्रैक्टिस के साथ। देखिए 3 वर्ड होती है सिंपैथी। सिंपैथी होती है जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आपको किसी भिखारी को आपने देखा, आपको उस पे दया आई, आपने उसको पैसे दे दिए। एम्पैथी होती है खुद को दूसरे की जगह रख पाना और अनुभव कर पाना, जो चीज या पीड़ा या जो चीज वो महसूस कर रहा है, ठीक है। और एक चीज होती है एम्पैथी, ठीक, तो ये चीज हमें आ गई। ज्यादा हमारा सिंपैथी और एम्पैथी में ज्यादा रहता है कंफ्यूजन, वो मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन जो मेयर एंड पीटर सॉल्वे ने दी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि बंदा 4 तरीके से रीजन करे। पहला, संवेग को देखे, इसे विचार में एकत्रित करे, इसे समझे और इसे मैनेज कैसे करना है ये उसे आना चाहिए, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था मेयर एंड सोल्वे ने। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस और रिस्पॉन्ड सकारात्मक तरीके से सामाजिक नॉर्म्स में, तो ये आपका कहलाता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं देखो एक सिंपल सी बात बताऊंगी, हमारे सीटेट में तो गार्डनर आता है, ठीक है। इमोशन होते हैं, संवेग उत्पन्न तो तीव्रता से होते हैं, परंतु शांत धीरे धीरे होते हैं ना। अब कोई सब इमोशन, किसी को प्यार आ गया किसी पे, ठीक है, तो वो एकदम से तीव्रता से आ जाता है और फिर वो धीरे धीरे शांत होता है ना। इमोशंस, ठीक है, तीव्र होते हैं और उस टाइम हम बहुत ज्यादा बुद्धि से भी कई बार काम नहीं कर पाते। इमोशंस का दमन ना करें, उसका शोधन करें, ठीक है। पॉजिटिव, एक ही डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव होता है, वो सब्लिमेशन है। जैसे क्लास के सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर बना देना। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैच्योरिटी, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, स्कूल का वातावरण, बहुत ज्यादा प्रेशर, अधिगम, ठीक है। बॉन्डिंग जैसे वॉटसन ने बना दी थी, ठीक है, कि वो और रीना ने मिलकर वो घंटी बजा बजा के बालक डरा दिया था वो घंटी पे, ठीक, और फिर वो फॉलो कर रहा था उस चीज को। सोशल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था जब थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थियरी बताई थी, ठीक है, ठीक है। अभी हमारी यूनेस्को की ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, ESL पे हुई थी, ESI पे हुई थी, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस की हमें बच्चों के अंदर संवेगात्मक और सामाजिक बुद्धि ये इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये वहीं के नोट्स हैं, मैं आपको करा रही हूँ। थॉर्नडाइक ने इस टर्म का प्रयोग किया, स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दूसरे के वाइसली। मैंने कहा था ना संजीव सर सोशल इंटेलिजेंस में बढ़िया है और उनके साथ सबके साथ बन के चलती है उनकी, है ना, मेरी सबके साथ हैड होती रहती है, ठीक। तो ठीक, इसके अंदर अगर हम देखें कि रॉबर्ट बैरन है, इन्होंने बहुत अच्छा सोशल साइकोलॉजी पे काम कर रखा है। इसने क्या किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, इसने कहा चलो दोनों को मिला देते हैं, तो इन्होंने बना दिया ESI, यानी कि आपका संवेगात्मक सामाजिक बुद्धि, ठीक। ESI एक आपका इंटर रिलेटेड संवेगात्मक और सामाजिक दक्षताएं, कौशल जो फैसिलिटेट करती हैं कैसे हम समझते हैं और खुद को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे को समझते हैं और उनके साथ रिलेट करते हैं, और जो हमारी डेली लाइफ की डिमांड्स होती हैं, रोज बहुत प्रेशर है हमारे जीवन में, ठीक है, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। बर्नन ने भी भाई आपकी एक और इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। बर्नन ने दिया था आपका जीनोटाइप, बुद्धि जो हमें हेरिडिटी से मिलती है। हैब ने इसको ए टाइप इंटेलिजेंस कहा था, और फिनोटाइप बर्नन ने कहा था जो कि हमें वातावरण व वंशानुक्रम के इंटरेक्शन से मिलती है। हैब ने इसे बी टाइप इंटेलिजेंस कहा था, ठीक। अब थोड़ा सा बुद्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है हमारा, इंटेलिजेंस में देखिए 2 टॉपिक होते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे ना तो उसके लिए समझा देती है। एक तो हमें क्या करना होता है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन करनी होती है, ठीक है। फिर हमें इंटेलिजेंस के तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन इन्होंने किताब दी थी, लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस। उसमें बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। उनकी किताब का नाम था हेरिडिटरी जीनियस। उस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। 1890 में कटैल मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी पेनिनसुला में किताब लिखी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट शब्द का यूज किया। एंड साइमन ने बुद्धि का पहला परीक्षण किया 1908 में। विनय ने मेंटल एज का कांसेप्ट दिया, ठीक है। और बुद्धि के पुरोगामी या प्रवक्ता वो कहलाते हैं आपके एल्फ्रेड विधि। 1912 में विलियम स्टर्न और कुहलमान, ठीक है, ने बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र दिया। IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु नीचे वास्तविक आयु, ठीक, ये सूत्र दिया स्टर्न और कुहलमान ने, ठीक है। थर्मन ने क्या किया कि इस सूत्र के अंदर 100 से गुणा कर दिया, ठीक। कल ये याद होना चाहिए कि किसने क्या क्या किया था, ठीक। तो मेंटल एज देखिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, IQ हो गया आपका मेंटल एज मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इनटू 100, ये है फॉर्मूला। और जो बहुत पुराने तरीके के पेपर आते रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी बच्चे की मानसिक आयु जो है वो 8 है, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 है, तो उसका IQ निकालिए। तो IQ क्या आ जाएगा, 8 बटे 10 इनटू 100, तो IQ आ गया आपका 80, ठीक है। एक अगर किसी की मेंटल एज क्या है 120 है और उसकी वास्तविक आयु 120 नहीं 12, सॉरी 120 तो ठीक है 12 है, और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी असली में जो उसकी उम्र है वो 10 है, तो IQ क्या हो जाएगा 12 बटे 10 इनटू 100, तो ये आ गया आपका 120। तो IQ निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। सूरज मैंने आपसे कहा था जब मैं पूरा कोर्स, ये हमारा 1905 में इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट एल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने दिया। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, थर्मन ने बुद्धि परीक्षण किया, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट नाम से निकाला। भारत लाहौर में FG कॉलेज के प्रिंसिपल CG राइस ने 1820 हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल दिया, ठीक, सॉरी 1922 में, हाँ 1922 में, ठीक। ये बड़े फैक्ट्स होते हैं तो इनको फैक्ट्स जैसा ही रहते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें, अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट को करें डिवाइड, तो एक होते हैं भाई व्यक्तिगत टेस्ट, यानी कि एक बंदा उस टेस्ट को कर रहा है तो वो हो गया हमारे व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी कि जो हमारे सहभागी हैं उसके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, या फिर हमारा ग्रुप यानी कि हमारा सामूहिक परीक्षण है, ठीक। अगर हमारा कितने आइटम्स हमने यूज किए हैं, ठीक है, तो हमारा अगर हम वर्ड्स जैसे वर्ड लिखे हुए किसी भाषा का इसका प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है आपका शाब्दिक परीक्षण। नॉन वर्बल अशाब्दिक, जिसमें हम चित्रों वित्रों का यूज करते हैं और कई बार परफॉर्मेंस करके दिखाने वाले परीक्षण भी यूज करते हैं। ऐसे टेस्ट जो कि हमारे कल्चर यानी संस्कृति पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, तो ऐसे बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। उन्हें कल्चर फ्री टेस्ट कहा गया, कटैल ने बनाए थे, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई कल्चर का तो प्रभाव पड़ता ही है, तो हम उन्होंने कल्चर फेयर टेस्ट उसका नाम रख दिया, ठीक, वो बात थी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। मैंने आपको बता दिया शाब्दिक शब्दों का प्रयोग लिखकर या बोलकर। नॉन वर्बल हो गए जो कि गूंगे या बहरे हैं, ठीक है, जिनको हमारे चित्र दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसके माध्यम से उनके लिए कर सकते हैं, ठीक। जैसे हमारा आर्मी अल्फा टेस्ट हुआ था एक वर्ल्ड वार के टाइम, जिसमें नियुक्ति भर्ती करनी थी, ठीक है, तो वो पढ़े लिखों का था, तो वो एक शाब्दिक सामूहिक परीक्षण था, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ मतलब उन्होंने टेस्ट लिया, सामूहिक परीक्षण था वो, ठीक है, मतलब वर्बल परीक्षण था, शाब्दिक परीक्षण था, ठीक है। और एक था आर्मी बीटा टेस्ट जिसमें प्रदर्शन पे आधारित था, तो वो आपका नॉन वर्बल अशाब्दिक परीक्षण था, ठीक है। हाँ, इसके बाद आ गया हमारा एक होता है स्पीड टेस्ट।
स्पीड टेस्ट क्या होता है? प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि आप कितनी स्पीड में वो क्वेश्चन कर पाते हैं। पावर टेस्ट ये होता है कि आपके कितने सही है। देखिए जब भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड टेस्ट है वो कि आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है। अब वही पेपर आपको कहेगी पूरे दिन में करना है, आप में से बहुत सारे बच्चे 150 में से 150 ले आएंगे, ठीक है, मगर आपको एक लिमिटेड टाइम में अपनी स्पीड दिखानी होती है। और पावर क्या होती है कि सटीकता, कितने सही आपने किए, तो वो कहलाता है पावर टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें हमारी बुद्धि लब्धि की सारणी, ठीक है, ये एक तरीके का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, ठीक है, यानी कि एक बेल शेप्ड कर्व होता है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि कैसे हमारी बुद्धि जो है वो पसरी हुई है जनसंख्या के अंदर। मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पे इस रेंज के बीच में आते हैं, यानी जिनकी औसत बुद्धि है। इस तरफ वाले यानी बहुत इंटेलिजेंट, और इस तरफ वाले यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, ठीक है, तो उनकी दिव्यांगता हो सकती है, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा जो 130 प्लस बुद्धि होगी तो 1% लोगों में वो प्रतिभाशाली अतिश्रेष्ठ जीनियस कहलाते हैं। 120 से 130 प्रखर बुद्धि श्रेष्ठ सुपीरियर, 110 से 119 तीव्र बुद्धि उच्च औसत, 90 से 109 सामान्य औसत यानी कि एवरेज बुद्धि, 80 से 89 मंद मोगोलिज्म यानी पिछड़े हुए, 70 से 79 निर्बल क्षीण बुद्धि, और लेस देन 78% मूर्ख इडियट, ठीक है। वो 3 इडियट्स मूवी का नाम इडियट क्यों कहते हैं? इडियट यानी कि भाई इसमें दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल ही रद्दी डफर, इस तरीके से इडियट यानी जिसकी 70 से भी कम बुद्धि लगती है, ठीक। ये इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, 70 से कम। मगर जब हम और डिटेल में करते हैं तो हम इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। मोरन जिनकी 50 से 69, अंग्रेजी फिल्मों में आपने गाली देते सुना होगा, यू मोरन, ठीक है। तो मोरन का मतलब है अबे वो जड़ बुद्धि मूर्ख बावड़े। तो 50 69 वो मोरन ऐसे करके बोलते हैं, आपको लगता है कोई खास शब्द होगा, वो गाली दे रहा होता है, वो नालायक ऐसे करके। 25 49, ठीक है, ये यानी इम्बेसाइल यानी मूर्ख, और सबसे कम 25 से भी कम वो जड़ बुद्धि। यहाँ पे जनरल फॉर्म में इडियट लिख दिया, मगर अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो लेस देन 25 आईक्यू आप लगा कराएंगे। एक और तरीका है इसको डिवाइड करने का कि भाई जिनकी आईक्यू रेंज, ठीक है, अब हमारी कम है, ठीक, तो उसमें से कईयों को हम पढ़ा सकते हैं, कुछ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और कुछ वो बेड रिडन रहते हैं या कस्टडी में ही रहते हैं। तो 52 से 67 को वो शिक्षणीय है, यानी उनको आप छोटा मोटा मैथ उनके मतलब हल्की फुल्की चीजें करा सकते हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट अमूल चीजें नहीं करा सकते। 36 से 51 इनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्वच्छता कैसे रखनी है, अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है वो। 20 से 35, ठीक है, या बिलो 20 वो कस्टडी में रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो प्रोफाउंड सीवियर और प्रोफाउंड यानी बहुत ज्यादा बुद्धि लब्धि कम है, तो मतलब मानसिक मंदता बहुत ज्यादा है, ठीक। वर्बल इंटेलिजेंस में आगे भाई आपका विनय साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट जो था शाब्दिक था, स्टैनफोर्ड विनय का भी यही था, और इंडिया का सीएच राइस का टेस्ट जो था वो भी शाब्दिक था। नॉन वर्बल में आगे आपका जिसमें आपको गुड इनफ ने एक आदमी बनाने वाला परीक्षण कराया था, पाचिस का भूल भुलैया टेस्ट, भाटिया की जो बैटरी थी, ठीक है, वो आपकी अशाब्दिक के अंदर आती है, यानी उसमें चित्र वगैरह का प्रयोग था, भाषा का प्रयोग नहीं था, ठीक है। अब आ गया हमारा ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था शाब्दिक, तो उसमें आर्मी अल्फा को मैंने आपको बता दिया था कि एक साथ लोगों को भर्ती करना था, तो ये आपका एक शाब्दिक है जिसमें शब्दों का यूज करके सैनिक चयन किए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हमें बहुत ही ऐसे फौजी चाहिए जिनको हमें क्लर्क का काम नहीं करवाना, वो लड़ ले, तो उन्होंने नॉन वर्बल अशाब्दिक परीक्षणों का यूज किया, तो वो थे आर्मी बीटा टेस्ट। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट भी इसमें आएगा, शिकागो का अशाब्दिक परीक्षण भी इसमें आएगा, ठीक। हमें इतना ही करना है, बाकी हम डेटा बेस भी। अब हमारे इंटेलिजेंस टेस्टिंग के क्या इश्यूज हैं भाई? ये जो है ये आपकी सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि को लेकर बात करते हैं कि अच्छा इतना आईक्यू आया, ये तो जीनियस है, वो इतना कम आईक्यू आया, ये तो स्लो लर्नर है, तो हम लेवलिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। आईक्यू की वैलिडिटी यानी उसकी विश्वसनीयता, ठीक है, जिस चीज को मापने के लिए बनाया जाता है उस चीज को मापे, वो कहलाती है आपकी वैलिडिटी यानी वैधता। भाई कि वो डिपेंड करती है शिक्षा पे, कितना आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है, पुरानी जानकारी आपको कैसे है टेस्ट के बारे में, जो बंदा टेस्ट ले रहा है वो किस तरीके से ले रहा है, तो ये चीजें भी प्रभावित करती हैं जो हमारा आईक्यू का स्कोर आता है उसको, ठीक। इंटेलिजेंस इज नॉट लिमिटेड टू आईक्यू अलोन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मेजर्स ओनली अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉम्पिटेंस। हमारे जीवन में सफलता डिपेंड करती है कि हम कितने रचनात्मक हैं, सामाजिक रूप से हम कितने दक्ष हैं, प्रैक्टिकल समस्या समाधान हम कितने कर पाते हैं। गार्डनर की बताई बहुबुद्धि मेजर नहीं करता ये हमारा आईक्यू टेस्ट, ठीक। बायस है आपका सर्टेन ग्रुप्स के ऊपर, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन वगैरह लिए जाते हैं ना, वो ज्यादातर देखा गया अमेरिका और यूरोप साइड के बच्चों को उनको पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। तो जो ट्राइबल एरियाज हो गए या फिर जो एशियन कंट्रीज के बच्चे थे वो हर बार कम स्कोर कर रहे थे, ठीक है। तो इनको ये कहा गया कि भाई बेस्ट की सोसाइटी के है तो उनके बच्चों का आईक्यू अच्छा आता है, तो कहते हैं हमारे बाल होशियार, हमारे बाल होशियार, ठीक। इंटेलिजेंस टेस्टिंग फॉर इन्फेंट्स और प्री स्कूल्स को क्वेश्चन किया गया है कि भाई ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अब आ गया हमारा इमोशन। इमोशन यानी लेटिन शब्द इमोवीर से आया है, यानी उत्तेजित होना, ठीक है। इमोशन जब हम सुखी होते हैं तो एक शक्ति का स्रोत देते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर तनाव होता है। इमोशंस जो होते हैं वो हमारे जन्मजात, ठीक है। बाय बर्थ की बात किसने कही? वो की हॉलीवर्थ ने, वाटसन ने कहा लव, एंगर और फियर ये जन्मजात होते हैं, और कईयों ने कहा कि भाई इमोशंस हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो एक दोनों मत रहे हैं। मैकडूगल ने घर हमने 14 बेसिक इमोशंस और उससे जुड़ी हुई मूलभूत प्रवृत्ति भी करी थी। अच्छा एक बात बता दो, मैकडूगल ने क्या कहा था कि हमारे संवेग पहले आते हैं या मूल प्रवृत्ति पहले आती है? बताना। मैंने एक और मूलभूत प्रवृत्ति बाद में आई, ठीक है। इमोशन देखिए कहने की बात है कि भाई वो कहते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, कई बार हम हंसते रहते हैं और साथ के साथ रो पड़ते हैं बोलते बोलते भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सरल है, हंस रहा था एकदम हंसते कैसे रो पड़ा, ठीक है। तो ये सरल से जटिल है, जैसे जैसे आयु इंक्रीज होती है हमारे संवेग बढ़ते हैं, ठीक है। इनको पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल है भाई, ठीक। कॉन्शियस और अचेतन दोनों अवस्था में इमोशन सक्रिय रहते हैं, ठीक है। अब आ गया भाई हमारा ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप में भी इमोशन होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया जिसमें लोग इंटरेक्शन करते हैं और व्यवहार करते हैं वो एक सामूहिक वातावरण है, ठीक। इसके अंदर हम कई चीजें आपको मैं बताती हूं। एक होता है सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग होता है कि मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ए ये काम करना है तुझे, तो तुम सोचोगे मेरे को करना भाई, मैं 100% पूरा ढंग से पूरी मेहनत से करूंगा। आप सोचोगे यार 2 जनों को करना है, थोड़ा वो कर लेगा थोड़ा मैं कर लूंगा, आपके एफर्ट कम हो जाते हैं, ठीक है। 3 जने लग गए तो एफर्ट और भी कम हो गए। तो एक बड़े समूह के अंग के रूप में दूसरे व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति का कार्य पर निष्पादन करना यानी सोशल लूफिंग। काम जो है आप सोचते हो कि छोड़ वो कर लेगा, ठीक है। तो ये है सोशल लूफिंग, ठीक है, यानी आपका सामाजिक सवेचारा, ठीक। एक होता है आपका सोशल फैसिलिटेशन, यानी ये वर्ड आ जाता है कई बार सीटेट में, ठीक। ये क्या होता है? सामाजिक सुकरीकरण, ठीक है। दूसरों की उपस्थिति में एक व्यक्ति को अकेले किसी कार्य पर निष्पादन करना। एक कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान का कि जब कोई हमें देख रहा होता है, ठीक है, तो कई बार हम बेहतर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके बड़े बड़े गायक होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ यूट्यूब वाले टीचर भी होते हैं, जब उनको बहुत सारे लाइव देख रहे होते हैं ना तो उनके अंदर ऐसी आग लगती है कि बस उन्हें लगता है कि बस ये तो सोशल फैसिलिटेशन पे काम हो रहा है। ऑडियंस इफेक्ट। एक ऑडियंस इफेक्ट जब एक म्यूजिशियन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है कॉन्सर्ट में, जब वो भीड़ देखता है, ना कि वो अकेले रिहर्सल कर रहा होता है उससे बेटर,
एक होता है को एक्शन इफेक्ट। को एक्शन, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो और आप देखते हो आपका साथ वाला पढ़ रहा है, ठीक है, आपको अंदर ही अंदर बेइज्जती महसूस होती है कि मैं भी पढ़ लूं या क्या, छोड़ इस फोन को मैं पढ़ लेता हूं। तो को एक्शन इफेक्ट यानी दूसरे को एक्टर को काम करते देखा, अब यार इसका निकल गया, मेरा निकला ना, बेइज्जती हो जानी है, तो वो है को एक्शन इफेक्ट। तो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ऑडियंस का इफेक्ट, जनता को देखकर पूरा मौज में आ जाना, और को एक्शन भाई साथी का देख लेना, वो काम कर रहा है तो आप भी सोचो मैं भी कर लेता हूं, शर्म आती है अंदर ही अंदर और आप काम करने लग जाते हैं। इमोशंस हमें कमजोर भी करते हैं, मजबूत भी करते हैं, ठीक है। आप सभी ने 12 फेल मूवी देखी होगी, ठीक है, देखी है, नहीं देखी है तो भाई उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें वो लड़की का चक्कर था, ठीक है, अब वो उसके प्यार में उसको मिल रहे हैं तो आपके भाव आते होंगे कि एक बार फोन चेक कर लो कोई मैसेज तो नहीं है, ठीक है, या अच्छा वो भी पढ़ रही है, वो लग गई, मैं नहीं लगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और जिंदगी को भी करते हैं। रॉस ने कहा संवेग चेतना की व्यवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ऊपर संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। संवेग व्यक्ति को भाई उत्तेजित करके रखता है। सामयिक रूप से कमजोर व्यक्ति एकदम से रिएक्ट करता है, दूसरे की प्रॉब्लम हो ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। लोग इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, जो इमोशनली वीक होते हैं, ठीक है, ओवर रिएक्ट कर देता है वो, ठीक है, या फिर हद से ज्यादा कंपटीशन कि दूसरे को किसी भी हद तक गिराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस हमें हम ही हम हो, ठीक। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज, मनोवैज्ञानिक निःशक्तता भी हो सकती है। स्कूल का वातावरण कैसा हो, लोकतांत्रिक, एनकरेज करे कोलैबोरेशन की एक लक्ष्य को लेकर आप मिलकर काम कर रहे हैं, कॉपरेशन, सहयोग को, हेल्दी कंपटीशन आप बढ़ावा दे सकते हैं और मूल्य की इज्जत कीजिए। इमोशनल मैच्योरिटी आप देख सकते हैं सामयिक रूप से मजबूती, जिसका सबसे बेस्ट बेहतरीन एग्जांपल सलाइवा यानी कि एमएस धोनी है। आप देख सकते हैं कितनी ही विषम परिस्थिति हो, बंदा अपना कूल लूज नहीं करता, ठीक है, उसको मिस्टर कूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम तो छोटी सी बात से झगड़ा कर, ठीक है, मतलब सर पर आते हैं, मगर ऐसी वर्ल्ड कप में अगर इंडिया उस टाइम जीता भी है उनके उसमें दौर में और एक बार हारा भी है, ठीक है, तो उनको पता है कि मैं अगर स्लो खेल रहा हूं तो अगर मैं बाद में आउट हो गया तो क्या होगा, बट स्टिल लगे रहना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टेकिंग डिसीजंस, ठीक। तो खेलों में देखिए इमोशंस का, आप फुटबॉल का मैच देखिए तो क्या इमोशंस फैलते हैं। लोग जो है वहां सर्बिया में क्या होता था, हमारे घर के बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, ठीक है, तो वहां पर उस टाइम जब फुटबॉल का मैच